तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अकाउंट्स का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सब जगह अकाउंट्स का क्लास आपका एसेट्स लायबिलिटीज ये सब लिख के स्टार्ट किया होगा, लेकिन हम आप लोग का अकाउंट्स का क्लास थोड़ा अलग तरीका से स्टार्ट करेंगे, कुछ एक बेसिक चीज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। अकाउंट्स में अगर बात करूं एक्टिविटी, अकाउंट्स छोड़ दो, एक्टिविटी के बारे में बात करें। एक्टिविटी आपको दुनिया में हमेशा दो तरीका का मिलेगा, पहला होगा इकोनॉमिक, दूसरा होगा नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक, ये तीनों अलग अलग है। इकोनॉमिक्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इकोनॉमी मतलब क्या हो गया, देश का इकोनॉमी, नेशन लिख देते हैं। इकोनॉमिक क्या हो गया, मनी वाला बात, मनी रिलेटेड, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी दो तरीका का होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, देखो, रिलेटेड टू मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट रिलेटेड टू, ये बिजनेस स्टडीज में पहले चैप्टर में ही पढ़ना है, बट मैं अकाउंट्स में, अच्छा अकाउंट्स और बीएसटी हमेशा पैरेलल चलता है, दोनों में बहुत क्लोज रिलेशन है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी मतलब बेसिक अगर हम कहें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू मनी, दैट इज दे आर रिलेटेड टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर those activities which are related to money, that is purchase or sale of goods and सर्विसेज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी है, सिंपल में कहो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो रुपया पैसा से संबंधित है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो रुपया पैसा से संबंधित है, विच इज रिलेटेड टू मनी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर क्या हो जाएगा, जो रुपया पैसा से संबंधित नहीं है। ये तो समझने का बात हो गया, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हम लिखते हैं नॉन इकोनॉमिक activities are those activities which are done for psychological satisfaction। ये तो लिख लिया डेफिनेशन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हुआ, खुद की खुशी के लिए। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू मनी, रुपया पैसा से संबंधित जो काम है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो काम पैसा से संबंधित नहीं है यानी जो काम खुद के खुशी के लिए करते हैं वो क्या हो जाएगा हम लोग का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। आपका दुकान है, आप दुकान पे सामान बेचे, तुम्हारा फोन का दुकान है, तुम दुकान पे फोन बेचे, क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन फोन के दुकान पे एक अंधा भिखारी आया, तुम उस अंधा भिखारी को 2 रोटी दे दिए खाने के लिए, वो कौन सा एक्टिविटी होगा, क्या तुम उस अंधा भिखारी को पैसा दिए हो, नहीं, उसको तुम क्या दिए हो, रोटी दिए हो। अच्छा रोटी क्यों दिए हो, अगर नहीं देते तो क्या वो तुमको मारता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसको रोटी दिए क्योंकि तुम्हारा मन किया, तुम उसको रोटी दिए क्योंकि तुमको अच्छा लगा दे करके, तो तुम उसको रोटी दिए, वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, वो बताइए क्या चीज है, सोच के बोलिए। क्लास को इंटरैक्टिव रखना है, मैं आपकी बातों को नहीं को सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे एहसास हो जाएगा कि मेरे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, वो क्या चीज है बताइए, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों, क्योंकि ऐसा करके उनको खुशी मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करूं तो अंधे आदमी को आपने रोड क्रॉस कराया, ठीक है, चाइल्ड मेकिंग ब्लाइंड मैन क्रॉस अ रोड, अंधा आदमी को रोड क्रॉस कराया, वो क्या होगा बताइए। ऐसा कभी होता है क्या कि अंधा आदमी को रोड क्रॉस करा के तुम पैसा मांगोगे, ऐसा तो नहीं होगा। अंधा आदमी को तुम रोड क्रॉस कराए फिर कहोगे चलो मेरे को 100 रुपया दो निकाल के, ऐसा तो नहीं होगा। तो अंधे आदमी को रोड क्रॉस कराना क्या चीज है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरे बच्चों को इतना अब तक समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बच्चों से क्वेश्चन मैं करूंगा
कि एक बात बताओ, मैं तुमको कहूँ कि बही खाता बनाना है, ठीक है, मैं कहा कि तुमको हिसाब लिखना है, हिसाब किसका लिखोगे? फोन बेचे हो उसका लिखोगे या रोटी दी हो उसका लिखोगे? कभी भी आपके घर में आज तक जो भी हिसाब लिखाता है उसमें कभी लिखाता है क्या कि आप मम्मी कितना काम की, सामने वाले को तुम कितना खाना दिए, सामने वाले को तुम कितना प्यार दिए, तुम रिलेटिव के यहाँ गए, रिलेटिव तुमको कितना माना, इस चीज का तो अकाउंटिंग नहीं होगा। तो कभी भी अकाउंटिंग किसका होगा? अकाउंटिंग हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी का होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का अकाउंटिंग कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप लोग को क्लियर है। अकाउंटिंग किसका करेंगे हम लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का करेंगे। ये बेसिक सा चीज आपके दिमाग में डाल के अकाउंटिंग कभी भी करेंगे तो मतलब रुपया पैसा का ही सामान का हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। अब देखो मैं आप लोग को कुछ लिख रहा हूँ यहाँ। अच्छा, ये चीज बस आप अपने दिमाग में रखिएगा, किसी टीचर के सामने मत रखिएगा। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं जो लिखूंगा इस चीज को। अच्छा, अकाउंट्स के लिए आप लोग छोटा कॉपी मत लीजिएगा, डे 1 से प्लीज बड़ा वाला जो स्पाइरल कॉपी है, मोटा वाला, वो कॉपी आप लोग लीजिएगा, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत सारा चीज हम लोग को लिखना है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। बुक में आपको कहीं यहाँ 5 पिलर्स बोल के नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा जो अकाउंट्स है इसी 5 चीज पे बेस्ड है। पहला चीज है, ये नाम आपको याद करना है, एसेट्स। दूसरा चीज है लायबिलिटी। तीसरा चीज है कैपिटल। चौथा चीज है इनकम। पांचवा चीज है एक्सपेंस। पूरा का पूरा अकाउंट्स इसी 5 चीज पे बेस्ड है। क्या क्या है बताइए? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। वो 5 चीज क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। फिर से बोलिए, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। अकाउंट्स जो है पूरा का पूरा इसी 5 चीज पे बेस्ड है। अब हम लोग को इन 5 चीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला चीज है एसेट्स। जो डेफिनेशन हम लिखवाएंगे, जो टीचर स्कूल का डेफिनेशन लिखवाएगा, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन मीनिंग क्या रहेगा उसका सेम रहेगा। आप देख लीजिए, आपको जो आसान लगे आप उसको याद कीजिएगा। एसेट्स का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन हम लिखते हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखिए। ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज owned by enterprise from which future economic benefits are expected to flow। एसेट्स, एसेट्स क्या है? सारा का सारा वैल्यूएबल रिसोर्स। देखो, जो मेन चीज, डेफिनेशन तो आपको याद करना है, बट डेफिनेशन समझना भी है, और इस डेफिनेशन में जो मेन चीज है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यही 3-4 चीज आपको समझना है। ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज यानी हर कीमती सामान, ओन्ड बाय एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? बिजनेस। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? बिजनेस। यानी हर कीमती सामान, यहाँ लिख देते हैं, चलो, एंटरप्राइज का मतलब क्या हो गया? बिजनेस। हर कीमती सामान जिसका मालिक कौन है? बिजनेस है, और जिससे हमको फ्यूचर में क्या मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो बाबू अभी 2 मिनट पहले बताया हमने, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा, यानी हर कीमती सामान जिससे तुम क्या करोगे? फ्यूचर में पैसा कमाओगे। हर कीमती सामान जिससे तुमको पैसा का बेनिफिट होगा, वो क्या चीज है? तुम्हारा एसेट है। हर कीमती सामान जिससे तुमको पैसा का बेनिफिट होगा, वो क्या चीज है? तुम्हारा एसेट है। एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल, ठीक है, स्कूल सब बच्चा स्कूल जानता है, जो पढ़ रहा है सारा बच्चा स्कूल जानता है। स्कूल के लिए बेंच क्या है बताओ? कीमती सामान है कि नहीं भाई? बेंच का 1000-2000 दाम होगा, 1 रुपया भी दाम है तो कीमती है। कीमती मतलब महंगा नहीं होता, कीमती मतलब होता है कीमत, जिसका कीमत हो। अच्छा, मैं इंग्लिश हिंदी मिला के समझाऊंगा, बिकॉज इफ आई विल टीच ओनली इन इंग्लिश इट विल नॉट बी क्लियर टू यू। बुक इज रिटन इन इंग्लिश बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द बुक, सो आई विल हैव टू टीच यू इन हिंदी। कहने का मतलब है, इंग्लिश में तो बुक छपा हुआ है, फिर भी बुक थोड़ी ना समझ पा रहे हो। मैं हिंदी इंग्लिश मिला के आपको समझाऊंगा, फिर भी आप रिक्वेस्ट करोगे मैं इंग्लिश में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वैल्यूएबल मतलब कीमती सामान जिसका कोई कीमत हो। ओन्ड बाय एंटरप्राइज, हर कीमती सामान जिसका मालिक कौन है? बिजनेस है, और जिससे क्या होगा? भविष्य में कुछ न कुछ आपको फायदा होगा। कैसा फायदा?
रुपए का फायदा। स्कूल पे थे, स्कूल का बेंच क्या चीज़ है बताओ ना? एसेट है। हम बोल दिए, पूछ दिए, तुम बोल देगा एसेट है। बट कैसे एसेट है? मालिक कौन है उसका? तुम मालिक है। टांग के घर ले आएगा उस बेंच को? नहीं, उस बेंच को तुम टांग के घर नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बेंच किसका है? स्कूल का है। कैसे उसको रुपए का बेनिफिट हो रहा है बताओ ना? मान लो तुम्हारे शहर में एक स्कूल खुला, खूब बड़ा, खूब बढ़िया स्कूल। फिजिकल एजुकेशन के टाइम तो जमीन में बैठाता ही था, बोलता है जमीन पे बोरा बिछा के अकाउंट से क्लास करो, बोरा बिछा के अकाउंट से क्लास करो। कितना बच्चा लोग क्लास करेगा उसको? अच्छा, फीस 5,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना ले रहा है, वो जमीन में बोरा बिछा के क्लास करवाएगा। तुम लोग करोगे क्या? नहीं करोगे। मेरे बच्चे वो क्लास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां बेंच नहीं है। बात समझ में आया? स्कूल में बेंच है तो आप क्लास कीजिएगा, बिल्कुल आप क्लास करेंगे। बेंच क्या चीज बताऊं मैं? स्कूल का एसेट है कि नहीं है? बस क्या होगा? एसेट होगा। क्यों एसेट होगा बस? भाई बस से भेजता है तभी तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेगा। अभी तो तुम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, बट कोचिंग में मेरे आओगे, देखोगे डॉक्यूमेंट कैमरा लगा हुआ, मतलब जिससे हम पढ़ाते हैं, ठीक है, कैमरा है उससे हम पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ये सब क्या होगा मेरे लिए? एसेट है। क्यों भाई? प्रोजेक्टर यूज करके तो हम पैसा कमा रहे हैं, कैमरा यूज करके तो हम पैसा कमा रहे हैं। ये सब क्या चीज है बताइए? एसेट है। कहने का मतलब हर वो सामान जिसको यूज करके हम पैसा कमाते हैं वो क्या चीज है? एसेट। अच्छा, हर बिजनेस का एसेट अलग होता है। अब माखन भोग मिठाई वाला है, उसके लिए एसेट क्या होगा? कढ़ाई होगा, प्लेट होगा, ट्रे होगा। नाई के लिए एसेट क्या है बताओ ना? नाई के लिए एसेट कैंची है, कंघी है। कपड़ा की दुकान के लिए एसेट क्या होगा? वो जिसपे तुम लोग जमीन पे मतलब गद्दा पे बैठाता है वो गद्दा हो जाएगा, कैंची हो जाएगा, फीता हो जाएगा जिससे नापता है। काउंटर वाला दुकान है तो काउंटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रैक जो लगा हुआ जिसमें कपड़ा सरियाता है वो रैक हो जाएगा, पंखा हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। ये सब क्या चीज है? एसेट है। तो हर बिजनेस का एसेट अलग अलग होता है। अच्छा, एसेट कोई फिक्स नहीं है कि 5 ही को होगा, 4 को होगा, बहुत सारा एसेट हो सकता है। झाड़ू भी एसेट है, हथौड़ा भी एसेट है, अगरबत्ती टांगने वाला स्टैंड भी एसेट है। समझ में आ रहा है? एसेट का मतलब समझ में आया? यानी हर वो सामान जिसका मालिक कौन है? बिजनेस है, और जिससे क्या होगा? फ्यूचर में वो पैसा कमाएगा, वो क्या चीज है? एसेट है। मेरे बच्चों को इतना समझ में आया? कैपिटल, कैपिटल क्या चीज है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस इज कैपिटल। हर बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। मान लो दो दोस्त है, वो लोग सोचे कि बक्सर में एक नया जिम खोलते हैं। जिम खोलने के लिए 10 लाख रुपए का जरूरत है। तो जिम खोलने के लिए जो 10 लाख रुपए का जरूरत है, तो जिम खोलने का वो लोग प्लान बना लिया। 10 लाख रुपए का जो इंतजाम किया, वो 10 लाख रुपए क्या चीज है बताओ? कैपिटल है। मतलब बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो क्या चीज है? कैपिटल है। देखो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ओनर इन बिजनेस। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लगाना। वो पैसा जो ओनर मतलब मालिक, वो पैसा जो मालिक व्यापार में लगाया है, वो क्या चीज है? कैपिटल। शुद्ध हिंदी में कहें तो पूंजी। पूंजी क्या चीज है? कैपिटल है। समझ में आ रहा है? आज का क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम लोग आगे का चीज डिस्कस करेंगे। कैपिटल का मतलब क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस इज कैपिटल। थैंक यू। कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस इज कैपिटल। मैंने बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है वो क्या चीज है? कैपिटल। तीसरा हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्या मतलब है? ऑल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का दूसरा नाम होता है डेट। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? डेट। ऑल ऑब्लिगेशन और डेट that an enterprise has to pay in future is liability। यानी हर कीमती सामान, सॉरी आई एम सॉरी, और ऑब्लिगेशन और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे इन फ्यूचर। कहने का मतलब है जो कर्ज है एंटरप्राइज का, मतलब जो दूसरे का पैसा देने का, वो क्या चीज है? लायबिलिटी। हिंदी में लायबिलिटी का मतलब होता है बोझ। अब देखो लायबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि तुम दूसरे के यहाँ से सामान लेकर के आए, ठीक है, सामान लाए हो तो पैसा देना है ना, तो जो पैसा दोगे वो क्या चीज है? लायबिलिटी है। जो देना बाकी है वो क्या चीज है? लायबिलिटी। थोड़ा दूसरे तरीका से आपको समझाते हैं। तो बिजनेस का सामान जिसका मालिक बिजनेस है, यानी हमारा सामान जो हमारे पास है वो क्या चीज है? एसेट है, ठीक है। मान लो तुम्हारे सामने ये हाईलाइटर रखा है, ठीक है, ये तुम्हारा था, तुमसे मांग करके लाए हैं। ये हाईलाइटर मान लो एक बच्चा का, मान लो एक बच्चा है जिसको पढ़ाते हैं, उसका नाम है रमेश। रमेश का हाईलाइटर मेरे पास है, तो ये हाईलाइटर मेरे लिए क्या होगा?
लायबिलिटी होगा। क्यों? इसका मालिक कौन है? इसका मालिक रमेश है। रमेश मालिक है तो रमेश को चुकाना भी तो पड़ेगा। यानी दूसरे का सामान जो बिजनेस में वो क्या चीज है? लायबिलिटी है। और हमारा सामान जो हमारे बिजनेस में वो क्या चीज है? एसेट है। ये दूसरा हाईलाइटर है। दूसरा हाईलाइटर जिसका मालिक अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस है, ये दूसरा हाईलाइटर क्या चीज हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी जिसका ओनरशिप बिजनेस के पास है, जिस सामान का मालिक बिजनेस है, वो क्या चीज है? एसेट है। और दूसरे का सामान वो क्या चीज है? लायबिलिटी है। आप लोग को समझ में आ रहा है? लोन बोलेंगे, बैंक लोन, 1 लाख रुपए का लोन लिया। बैंक लोन क्या होगा बताइए ना? लायबिलिटी हो जाएगा। क्यों? सामने वाले का है, चुकाना है। ठीक है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑल एप्लीकेशन और दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे इन फ्यूचर। स्कूल का टीचर का लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है, मीनिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, तुम एक चीज देखे होगे, हम पढ़ा रहे हैं तो हाईलाइटर का मालिक हम, मेरा नाम अतुल है, अतुल सर्राफ। हाईलाइटर का मालिक हम अतुल सर्राफ नहीं बोल रहे हैं, अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस बोल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या बोले हैं? ओन्ड बाई एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या लिखे हैं? बिजनेस। ठीक है। एंटरप्राइज का मतलब लिखे हैं बिजनेस। कहीं पे मालिक क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिजनेस का नाम क्यों ले रहे हैं? इस चीज को भी आप लोग को हम क्लियर करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को अपने दिमाग में बैठाना है, वो है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसका दूसरा नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स के लिए। धीरे धीरे हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे इसमें। क्या है ये सब? क्या चीज है? हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पहले लिखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे क्या है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। 11th में आपको बहुत सारा नया वर्ड पढ़ने मिलेगा। एंटिटी का मतलब क्या होता है हम लिखते हैं, तो कोई डिक्शनरी यहाँ आप मान लो। एंटिटी का मतलब होता है पर्सन। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन है। मैंने ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन है। समझाएंगे जो हम लिख रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट entities and we do accounting of business and not of बिजनेसमैन। देखो, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं। यानी ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं और हम अकाउंटिंग किसका करेंगे? बिजनेस का करेंगे, ना कि बिजनेसमैन का करेंगे। अकाउंटिंग हम किसका करेंगे? बिजनेस का करेंगे। बिजनेसमैन का अकाउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो बात समझ में आ रहा है? और डिटेल में आपको समझाते हैं। सबका बिजनेस होता है, ठीक है, या बहुत लोग सर्विस भी करते हैं। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि मान लो मेरा साइकिल का दुकान है, हम साइकिल बेचते हैं। हम किराए के घर में रहते हैं, ठीक है, हम किराए के घर में रहते हैं और मेरा साइकिल का दुकान है। साइकिल का दुकान भी मेरा किराया पे है। हमको दुकान का भी किराया देना है, मकान का भी किराया देना है। ये आप लोग लिख लिए होंगे। हमको दुकान और मकान दोनों का किराया देना है। ये है शॉप, ये है हाउस। शॉप का दिए रेंट, दुकान का दिए रेंट, ठीक है। अब जो मेरा शॉप का बही खाता है, ठीक है, शॉप का रेंट दिए 3000, घर का रेंट दिए 2000। तो जो दुकान का जो बही खाता है उसमें 3000 लिखेंगे ना, उसमें क्या घर वाला भी जोड़ देंगे क्या? बही खाता
नहीं, क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्यों? क्योंकि वो दुकान का खर्चा है, ये घर का खर्चा है, इसको लोग नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, दुकान के लिए मेरा दुकान पे ग्राहक आया, उसको 1,000 रुपए का नाश्ता कराया। ठीक है, खुद भी बाजार में 50 रुपए का नाश्ता किए, तो सॉरी, तो क्या इस 50 रुपए को इसमें जोड़ेंगे? नहीं। कहने का मतलब है बिजनेस का खर्चा अलग रहेगा और घर का खर्चा, खुद का पॉकेट खर्चा वो अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा? यही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के चलते हैं। तो आपको हम क्या बोल रहे हैं बार बार यहाँ पे, अग्रवाल बोले ना, जैसे कि इस कहाँ गया मेरा मार्कर, कौन सही है, इस मार्कर का मालिक कौन है? हम है क्या? मालिक तो हम ही है, लेकिन असल मालिक तो इसका हम ही है, लेकिन ये मालिक इसका कौन है? अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आया होगा। दुकान का ये है। तो दुकान का खर्चा और घर का खर्चा अलग रहेगा। और अकाउंटिंग किसका होगा? दुकान के खर्चा का होगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि अकाउंटिंग का जो काम है वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है, थोड़ा खर्चीला काम। तो कभी भी अकाउंटिंग किसका होगा? दुकान का होगा। घर के खर्चा का अकाउंटिंग नहीं होगा। घर का खर्चा हम लोग खुद से घर पे लिख के पर्ची में मिला लेंगे और दुकान का प्रॉपर वही खाता हम लोग बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, तो इसके बाद हम एक चीज लिखते हैं, ड्रॉइंग्स। अमाउंट और goods withdrawn by owner for personal uses, drawings। Amount of goods withdrawn by owner for personal uses, drawings। इसका क्या मतलब है? मेरा आइसक्रीम का दुकान है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आपको हम आइसक्रीम बेचे, आप मेरे को 100 रुपया दिए, वो 100 रुपया मेरा दुकान का है, उसको दुकान में सेल बोल करके लिख लेंगे। मेरे घर में रिलेटिव का बच्चा सब आया, ठीक है, वो सब जिद पकड़ा कि भैया हमको आइसक्रीम खिलाओ। उन लोग को हम आइसक्रीम दे दिए, उन लोग को 200 रुपए का हम आइसक्रीम दिए। तो 200 रुपए का आइसक्रीम दिए हैं, तो क्या वो सेल है? क्या क्या उसके लिए मेरे को पैसा मिल रहा है? नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे दुकान से सामान गया, तो वो क्या चीज़ है मेरा बताओ? ड्राइंग्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए की। पर्सनल यूज़ का मतलब क्या? अपने मर्जी से उसको की। ठीक है, कई बार होता है कि दुकान के गल्ला, गल्ला मतलब होता है रोकड़, जहाँ पे कैश रखते हैं। कई बार होता है दुकान के गल्ला से खुद के यूज़ के लिए भी पैसा निकालना पड़ जाता है। जैसे मान लो अचानक से हमको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, या अचानक से हमको कहीं जाना पड़ा, अचानक से सामान खरीदना पड़ा, दुकान से हम 500 रुपया निकाल लिए। तो अमाउंट, अमाउंट मतलब हुआ पैसा, उसका मतलब हुआ सामान। सामान या पैसा जो हम अपने खुद के यूज़ के लिए निकालते हैं, वो क्या चीज़ है? ड्राइंग से। बात समझ में आ रहा है? कभी भी कहीं पे भी पर्सनल यूज देखोगे उसको तुम लोग ड्राइंग्स मान लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। आइसक्रीम सामने वाले को बेचे, मेरे को पैसा दिया, वो क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। आइसक्रीम घर के बच्चा को दे दिया खाने के लिए, वो क्या हो जाएगा? ड्राइंग हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चा लोग को। 2 मिनट आप लोग पीछे से सारा यहाँ तक रिवाइज कीजिए। एसेट का डेफिनेशन पढ़ो, लाइबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ो, ड्राइंग का डेफिनेशन पढ़ो। हम वेट कर रहे हैं तुम लोग के लिए। पढ़ लिया आप लोग? आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स का वीडियो स्टार्टिंग में बहुत लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे जितना आप समझ पाएँ और एक दिन में आप पढ़ पाएँ। अब हम लोग आगे, ठीक है, अभी बहुत सारा डेफिनेशन हम लोग को पढ़ना है, बहुत सारा डेफिनेशन। आप लोग को नोट्स मिला भी होगा, जो बच्चा लोग पी करके एडमिशन ले लिया होगा, उन लोग को नोट्स मिला होगा। फिर सारा चीज़ का डेफिनेशन पढ़ना है। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? कैपिटल पढ़े हैं, ड्राइंग्स पढ़े हैं, एसेट पढ़े हैं, लाइबिलिटीज पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज थोड़ा दिन हम लोग बात पढ़ेंगे। ठीक है, अपने मन से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, अब डेफिनेशन पढ़ना समझ में आएगा। लास्ट में ये डेफिनेशन पढ़ के आपको दिखाएंगे भी। कुछ कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब, अच्छा हिंदी में कभी हम लिखेंगे नहीं, लेकिन कुछ एक चीज समझाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, आप हिंदी में मत बोलिएगा, आपके समझने के लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है बताइए, हिंदी में लिखते हैं बही खाता। जो प्रॉपर आपका बही खाता है वो क्या चीज़ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। तो क्लास 11th में हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या प्रिपेयर करना है। स्टार्टिंग में जो बुक का थ्योरी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ये सब चीज़ धीरे धीरे डिस्कस होगा। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, छठा बैलेंस शीट। ये सब चीज़ आप लोग को बनाना है, ठीक है। P&L अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, BS का मतलब होता है बैलेंस शीट। ये सब चीज़ आपको बनाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब आपको इन सब का नाम याद करना है, ठीक है। जर्नल, बहुत जगह स्कूल में टीचर लोग बदमाशी किया है, स्टार्टिंग में ही जर्नल स्टार्ट कर दिया है। जर्नल स्टार्ट करने में कम से कम हम लोग को अभी 5 से 6 क्लास लगेगा, मिनिमम हम लोग को 6 to 7 क्लासेस लगेगा जर्नल स्टार्ट करने में। हम लोग को पहले बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, उसके बाद जर्नल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देख लो तो क्लियर है कि नहीं आप लोग को, इतना क्लियर होना चाहिए। फिर एक वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉल्वेंट। लिखेंगे नहीं, इस पेज में है तो आप लोग वहां पे कर लो। सेकेंड पेज में आ जाओ, सॉल्वेंट। बिजनेसमैन इज सॉल्वेंट व्हेन ही इज एबल टू पे हिज डेट इन फुल। बोलता है एक आदमी सॉल्वेंट तभी है जब वो अपना कर्ज पूरा चुका सके। तो सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जैसे मान समझो कि तुम्हारा हैसियत है कि तुम अपना कर्ज पूरा चुका दे रहे हो, तो तुम क्या चीज हो, सॉल्वेंट हो। जैसे मान लो कि तुम 10 लाख रुपए का कर्जा लियो, ठीक है, और तुम्हारा सारा संपत्ति मिला करके 4 लाख रुपए ही हो रहा है, ठीक है। तुम कर्जा कितना का लिए, 10 लाख रुपए, ठीक है। तुम्हारा प्रॉपर्टी कितना का हो रहा है, 4 लाख रुपए। तुम कितना नहीं चुका पा रहे हो, 6 लाख। तो क्या तुम्हारा हैसियत है कि तुम पूरा 10 लाख चुका पाओ, नहीं। तो तुम क्या हो जाओगे, तुम सॉल्वेंट नहीं हो। सॉल्वेंट तुम कब रहोगे, जब तुम 10 लाख का लोन लिए हो और पूरे का पूरा 10 लाख रुपया चुका दो। मतलब तुम्हारा हैसियत है कि तुम अपने लोन को चुका सको, तो तुम क्या रहोगे, सॉल्वेंट। और इनसॉल्वेंट मतलब क्या हो जाएगा, जब तुम्हारा हैसियत नहीं है कि तुम पूरा का पूरा लोन चुका सको। समझ पा रहे हैं, 10 लाख का लोन लिए और पूरा का पूरा 10 लाख चुका दिए, तुम क्या चीज हो, सॉल्वेंट हो। और तुम 10 लाख का लोन लिए और 4 लाख ही चुका पा रहे हो, तुम क्या चीज हो, इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या, देखो तो, बिजनेस मैन इज सॉल्वेंट व्हेन ही इज एबल टू पे हिज डेट इन फुल। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या है, एन इनसॉल्वेंट इज वन हुज असेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे ऑल हिज डेट। मतलब पूरा अपना घर वर बेच के भी तुम लोन नहीं चुका पाओगे, तुम क्या चीज हो, इनसॉल्वेंट हो, ठीक है। आज के लिए बस छोटा सा क्लास था, इतना आप आज पढ़िए, इतना याद कर लो एकदम, ये सब चीज़ें लिखवाएं एकदम बाई हार्ट याद कर लो। कोई स्कूल वाला इतना क्लियर नहीं पढ़ाने वाला, ना कोई बक्सर में कोचिंग वाला। इतना आपको पढ़िए आज के लिए, आगे हम लोग फिर और डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंट डिसॉल्वेंट अगले क्लास में फिर से एग्जाम्पल देख के और अच्छे से समझाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।